एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं जल्दी से कवर करूँगी सिलेबस। एक्चुअली असफा प्रवीण करके कोई है, बहुत दिन से कमेंट कर रही है एंड आई वाज लाइक कि मैं कैसे बनाऊँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि मुझे करना क्या है, कि लाइक मुझे सारे के सारे यूनिट्स बताती जानी है, ब्लॉक वाइज सब्जेक्ट वाइज ऐसा कुछ करना है। मुझे नहीं समझ में आया था कि मैं सिलेबस कैसे बनाऊँ, बट नाउ आई नो कि मुझे कैसे बनाना है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कोर कोर्सेज है हमारे पास और एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, कुछ कंपलसरी कोर्सेज जो सारे फील्ड्स में है, एंड जेनेटिक एलेक्टमेंट जहाँ पे हम लोगों को कुछ एलेक्ट करना पड़ता है, लाइक सब्जेक्ट एलेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द कोर कोर्सेज। सो कोर कोर्स में होता है BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो 6 क्रेडिट का होता है, और उसके बाद आता है BEGC 102 जो है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर जो 6 क्रेडिट का होता है। BEGC 103 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो कि 6 क्रेडिट का होता है, एंड BEGC 104 ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा जो 6 क्रेडिट का होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पास होंगे फॉर श्योर, एंड सारे के सारे 6 क्रेडिट्स के हैं। उसके बाद आता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज जो AECC है, जहाँ पे BEVAE 181 है जो कि है एनवायरमेंटल स्टडीज़, 4 क्रेडिट का है, सॉरी मैं अगर अटक रही हूँ तो। एंड BEVAE जो है 182 जो कि है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो 4 क्रेडिट का है। एंड जो भी लाइक यहाँ पे जो भी कंपलसरी कोर्सेज है वो 4 क्रेडिट का है, 2 ही सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है कि आपको इलेक्ट करना पड़ता है, मे बी सबका अलग अलग होगा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। सो जेनेटिक इलेक्टमेंट में BPCG 172 जो कि है यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, बहुत लोगों ने लिया होगा, बहुत लोगों ने नहीं लिया होगा। उसके बाद आएगा BPAG 171 डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये भी बहुत लोगों ने लिया होगा, बहुत लोगों ने नहीं लिया होगा, सबका अपना अपना सब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के पास ये कोर कोर्स का पहला ब्लॉक है, जहाँ पे पहला सब्जेक्ट है जहाँ पे BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। सॉरी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड भी होती हूँ तो भी मैं बहुत अटकती हूँ, सो प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रिपेयर्ड ही हूँ। सो ब्लॉक 1 कालिदासा अभिजाना शकुंतला। सो यहाँ पे एक्चुअली कालिदासा का जो एक अभिजाना शकुंतला जो उन्होंने लिखा है, एक्चुअली मैंने इसके पूरे अच्छे से मैंने कवर किया है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, सो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। उसके बाद है ब्लॉक 2 महाभारता व्यास का लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे एक्चुअली महाभारता का ओवरव्यू है। उसके बाद डाइसिंग सीक्वेंस है, उसके बाद सीक्वल टू द डाइसिंग है, उसके बाद टेम्पटेशन टू द कर्ण फ्रॉम द उद्योग पर्व है। उसके बाद सॉरी लेट कर रही हूँ। उसके बाद ब्लॉक 3 है सुद्राका मृच्छकाटिका। सो यहाँ पे मृच्छकाटिका जो है जिसे सुद्राका ने लिखा है। सो यहाँ पे एक्चुअली एक बहुत अच्छा मतलब स्टोरी है यहाँ पे। सो सुद्राका एंड हिज प्ले मृच्छकाटिका जो मैं अभी कवर कर रही हूँ, मृच्छकाटिका एंड मृच्छकाटिका प्लॉट स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। उसके बाद आएगा यूनिट 3 थीमेटिक कंसर्न ऑफ सुद्राकास मृच्छकाटिका एंड मृच्छकाटिका फेसेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आप लोग फेसेट्स अच्छे से देख लेना बिकॉज ये मोस्टली आता है, प्लस मृच्छकाटिका से और क्या आता है, बस आई गेस आप लोगों को स्टोरी पता होगा ना तो सब कुछ बन जाएगा। सुद्राका के बारे में देख लेना एंड या फेसेट्स देख लेना। उसके बाद आता है शिलापतिकरम। शिलापतिकरम भी एपिक है। एंड संगम लिटरेचर, अगर आप लोग को संगम लिटरेचर नहीं पता तो फिर आप शिलापतिकरम अच्छे से नहीं जानते हो अकॉर्डिंग टू टीचर्स, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आ जाता है ऐसा ही संगम लिटरेचर से रिलेटेड। एंड अकम एंड पुरम पोइट्री भी आता है बहुत ज़्यादा, उनके बीच डिफरेंस वगैरह आता रहता है, एंड उनके बारे में भी लिखने के लिए आता रहता है, तो वो भी देख लेना। एंड संगम लिटरेचर पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को शिलापतिकरम एक्चुअली पता होना चाहिए, द डिवाइन द ह्यूमन एंड द इमॉर्टलाइज्ड कैरेक्टर्स इन शिलापतिकरम, ये सब चीज़ है। उसके बाद आएगा ओके ये है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर BEGC 102। सो ब्लॉक 1 है होमर द इलियाद, यहाँ पे एक्चुअली ये भी मैंने कवर कर लिया है। सो अप्रोचिंग द इलियाद द एपिक एंड द होमेरिक ट्रेडिशन। उसके बाद द होमेरिक हीरो। उसके बाद वॉर इन द होमेरिक एज, ऑनर वर्सेस हॉरर। उसके बाद टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एथिक्स, मॉरल फिलोसफी एंड कल्चरल नॉर्म्स। सो ये भी एक्चुअली इसमें ना सारा ही इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकती, पर ऑनर वर्सेस हॉरर बहुत आता है। प्लस आपके हिसाब से होमर का हीरो कौन है, मतलब इलियाद का हीरो कौन है, अखिल्स या फिर हेक्टर, सो वो आप देख लेना। आपको जो भी लगता है आपको उसके हिसाब से रीजंस देना होता है, वो भी बहुत आता है। एंड यहाँ पे कल्चरल नॉर्म्स एंड मॉरल फिलोसफी वगैरह भी आता रहता है। सॉरी मैं अटक रही होंगी या फिर स्पीड बोल रही होंगी, मैं बहुत स्पीड बोलती हूँ, आई नो। उसके बाद ब्लॉक 2 सोफोक्लेस ओडिपस रेक्स, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, यहाँ पे बहुत मतलब मिस्ट्री सा मुझे अच्छा लगा था। सो ग्रीक थिएटर
यहाँ पे मेजर प्लेराइट्स, यहाँ पे ये वाली चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको ओडिपस रेक्स की कहानी पता होनी चाहिए। उसके बाद ओडिपस रेक्स एंड एरिस्टोटल्स 3 यूनिटीज़, यहाँ पे तीनों यूनिटीज़ आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली आने की चांसेस इस साल तो है ही है, एंड आगे भी आ सकता है। उसके बाद ओडिपस रेक्स क्लासिकल एंड मॉडर्न थेजी सॉरी ट्रेजेडी सॉरी सो क्लासिकल एंड अ मॉडर्न ट्रेजेडी, सो ये भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। आई नो मैं अटक रही हूँ। उसके बाद आएगा ब्लॉक 3 प्लूटस पॉट ऑफ गोल्ड। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैं ये कवर करूँगी फॉर श्योर। उसके बाद यहाँ पे आएगा सबसे पहले रोमन कॉमेडी, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। एक्चुअली आप लोगों को ना जो एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह दिया हुआ है ना कहानी को छोड़ के, लाइक जो एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि प्ले राइट्स के बारे में, या फिर कुछ अलग से, लाइक कुछ जैसे कि अगर हम लोग अभिजाना शकुंतला में देखें तो हमारा कोटली वर्ड और जो हामिटेज का वर्ड था उसके बीच में जो डिफरेंस वगैरह है, या फिर महाभारता में भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सा दिया हुआ है कहानी को छोड़ के। सो वैसा चीज़ काफ़ी ज़्यादा आता है, कहानी बहुत कम आता है, लाइक हमें समराइज़ करना होता है कहानी को, वो बहुत कम आता है। एंड इवन वैसा भी कुछ आता है ना तो उसमें आप लोगों को कहानी को ही ऐसा नहीं करना है, मतलब कहानी का एक समरी नहीं लिखना है, उसको अच्छे से लिखना है। एंड एग्जाम्पल में आप वैसा कर सकते हो। सो पॉट ऑफ गोल्ड में आएगा यहाँ पे रोमन कॉमेडी एंड पॉट ऑफ गोल्ड 1 एंड पॉट ऑफ गोल्ड 2। उसके बाद पॉट ऑफ गोल्ड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। एक्चुअली मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अ गर्ल ऑल्सो देयर, मतलब अ गर्ल इज़ देयर जो बार बार पूछ रही है कि मुझे ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देनी चाहिए। सो वो मैं कल करूँगी, देखती हूँ। एंड मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको कैसे करूँ। उसके बाद ब्लॉक 4 हॉरेंस एंड ओविड। सो ये भी अब बहुत ज़्यादा आता है। सो रोमन लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए, एंड हॉरेंस का लाइफ एंड वर्क्स। उसके बाद फिर हॉरेस का टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ सैटायर 1:4। उसके बाद ओविड लाइफ लिटरेचर वर्क्स एंड बच्चूज बुक 3। उसके बाद आएगा यूनिट 4 पिरामस एंड द थेबिस बुक 4 एंड फिलोमेला बुक 6। ओके। उसके बाद ये आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद आई एम सॉरी, यहाँ पे ना एक्चुअली जो वो था लाइक जो PDF था उसमें एक्चुअली ये सब अवेलेबल नहीं था, उसमें शायद चौसर और स्पेंसर दिखा दे रहा था, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पे है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जहाँ पे अ टाइगर फॉर मलगोरी जो है वो फर्स्ट ब्लॉक है। सो यूनिट 1 है द इंडियन इंग्लिश नावल। सो यहाँ पे इंडियन इंग्लिश नावल के बारे में दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा पॉइंट रटना ज़रूरी नहीं है, मतलब रीड कर लेना एटलीस्ट, कि आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद द टाइगर ऑफ मलगोडी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लस जो इसके जो राइटर हैं उनको बहुत पसंद है ये वाली स्टोरी, उनकी फेवरेट है। सो या ये एक्चुअली बहुत अच्छा स्टोरी इसलिए भी है क्योंकि जो टाइगर है वो खुद ही नरेटर है इस पूरे स्टोरी का, जो टाइगर जो है वो अपनी स्टोरी बताता है। सो इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग, एंड एक्चुअली ये एक कुछ नयापन भी है। एंड द टाइगर फ्रॉम मलगोडी एनालिसिस। उसके बाद द टाइगर ऑफ मलगोडी स्टाइल एंड कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आता है यूनिट 2 द बाइंडिंग वाइन भी बहुत अच्छी है, देख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा वुमेन की स्ट्रगल वगैरह के बारे में है, यहाँ पे 4 या 3 कुछ वुमेन है, उनकी स्टोरी है। सो यूनिट 1 जो है इंट्रोडक्शन टू द नॉवेल्स, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है दिया गया है नॉवेल का। उसके बाद द बाइंडिंग वाइन समरी एंड एनालिसिस। सो एक्चुअली मैं बता देती हूँ, जो टाइगर फॉर मलगोरी लिखा है वो RK नारायण जी ने लिखा है, एंड उसके बाद जो बाइंडिंग वाइन लिखा है वो शशि देशपांडे जी ने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे द बाइंडिंग वाइन का थीम है। उसके बाद द बाइंडिंग वाइन कैरेक्टराइजेशन। सो बाइंडिंग वाइन की पहली बात स्टोरी जाननी ज़रूरी है, उसके बाद थीम इंपॉर्टेंट है, एंड कैरेक्टराइजेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड या नॉवल के बारे में तो आपको बस कहानी तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद आएगा पोइट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पोइट्री से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सारे जो राइटर्स उसके साथ 3-3 या फिर 2-2 ऐसा कुछ पोइट्री दिया हुआ है। सो मैं उसको बता देती हूँ अभी। सो पोइट्री यूनिट 1 है सरोजिनी नायडू का 3 कुछ दिया हुआ है, 3 शायद है। या तो पहला है पेलिंक्विन बैरियर्स। पेलिंक्विन मीन्स पालकी होता है, पालकी जो उठाने वाले होते हैं उनको पेलिंक्विन बैरियर्स कहा जाता है। सो एक्चुअली वो चीज़ है यहाँ पे उसके बारे में एक एक्चुअली लिखा गया है कि लाइक जो पालकी जो उठा रहे हैं उनके लिए गाना है, तो वो सारे गा रहे होते हैं जब वो दुल्हन को लेके जा रहे होते हैं। एंड उसके बाद द बर्ड ऑफ टाइम, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, लाइक एक बर्ड ऑफ टाइम, लाइक एक समय का पक्षी, एंड वो भी एक पोइट्री है बहुत सुंदर सी सरोजिनी नायडू जी की। एंड उसके बाद बैंगल सेलर्स। सो बैंगल जो मतलब बैंगल्स जो बेचते हैं उसमें एक्चुअली दिया गया है लाइक कि जो वुमेंस होती है ना, जो जब वो मतलब अनमैरिड होती है तब उनके चूड़ी का कलर कुछ और होता है, एंड जब उनकी शादी हो जाती है तब उनकी चूड़ी की अलग
मतलब चूड़ी का कलर अलग हो जाता है। एंड उसके बाद फिर जब वो और बड़ी हो जाती हैं, जब उन मतलब जब वो अपने बच्चों को बड़ी कर चुकी होती हैं एंड खुद भी बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है, तब उनका कलर चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ उन्होंने कहा है कि लाइक समय के साथ-साथ जो वुमेन्स की चूड़ी का कलर होता है वो चेंज होता जाता है, ऐसा कुछ कहानी है। उसके बाद आता है नज़ीम इज़्ज़कल। नज़ीम इज़्ज़कल का एक है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में उसकी जो मदर होती है उनको एक स्कॉर्पियन काट देता है एंड उसकी वजह से जितना पेन होता है वो सब उसमें दिखाया गया है। जो अड़ोस-पड़ोस के लोग आ जाते हैं उनको देखने के लिए और अपनी-अपनी राय दे रहे होते हैं, उसके बारे में नसीम इज़्ज़कल ने बताया है। उसके बाद एक और लिखा हुआ है एंटरप्राइज़ करके, वो भी पोएट्री बहुत अच्छी है। उसके बाद आता है आर के रामानुजन। आर के रामानुजन का भी 2 पोएट्री दिया हुआ है। लुकिंग फॉर अ कज़न ऑन अ स्विंग, वो भी एक अच्छा सा पोएट्री है। अ रिवर है, अ रिवर आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद यूनिट 4 है कमला दास। कमला दास का माय ग्रैंडमदर्स हाउस एंड ब्लड, 2 पोएट्री दी हुई है। उसके बाद सॉरी मुझे सर्दी है। उसके बाद आता है ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में शॉर्ट स्टोरीज़ दी हुई है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द शॉर्ट स्टोरी, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्हाट इज़ शॉर्ट स्टोरी है ना, वैसा कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के शॉर्ट स्टोरी के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। तो एक द लॉस्ट चाइल्ड है, मुल्कराज आनंद से के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरी पढ़नी है एंड उसके बाद स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी एंड द नॉवल, उसके बारे में पढ़ना है। द राइज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक्चुअली मार्क करते जाओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सम हिंट्स और रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी, तो कुछ हिंट्स है जिस तरह से हम लोगों को शॉर्ट स्टोरी रीड करनी चाहिए, वो आप देख लेना। मे भी आ सकता है बट एक्चुअली द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है द अदर वुमेन बाय डीना मेहता, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें हम लोगों को प्लॉट पढ़ना है, बैकग्राउंड पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है, प्रोज स्टाइल। उसके बाद यूनिट 4 है स्विमिंग लेसन्स बाय रोहिंटन मिजरी। ओके, सो स्विमिंग लेसन जो रोहिंटन मिजरी ने लिखा हुआ है, उसके भी बारे में बहुत कुछ है। कैरेक्टर्स के बारे में देख लेना, कैरेक्टर्स वगैरह के नहीं, सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ स्विमिंग लेसन्स है और रोहिंटन मिस्ट्री लाइफ एंड वर्क्स, तो ये सब देख लेना। उसके बाद आता है चौसर एंड स्पेंसर। सो यहाँ पे चौसर एंड स्पेंसर एक्चुअली वो दोनों ही बहुत जाने माने मतलब प्ले राइट है, सॉरी राइटर्स हैं। एंड यहाँ पे चौसर का लाइफस्टाइल दिया हुआ है। उसके बाद द वाइफ ऑफ बाथ जो चौसर ने लिखा है, उसके बारे में काफ़ी इंडिपेंडेंसी वाइफ होती है, लाइक वाइफ ऑफ बाथ मीन्स बात एक जगह का नाम है एंड उसकी वाइफ, सो ऐसा कुछ है और काफ़ी इंडिपेंडेंसी है। ये कॉन्टेम्परेरी टेल्स का एक पार्ट है, जहाँ पे एक वुमेन होती है जो बता रही होती है अपने 5 हस्बैंड्स के बारे में और मतलब हाँ 5 हस्बैंड्स के बारे में वो बता रही होती है। उसके बाद स्पेंसर का आता है कुछ सोनेट है, अमोती सोनेट स्पेंसर का लिखा हुआ एंड स्पेंसर का लाइफ एंड वर्क्स भी है, सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लॉक 2 जहाँ पे आता है शेक्सपियर एंड डन। सो शेक्सपियर जो है वहाँ पे उनका लाइफ एंड वर्क्स देखना है एंड शेक्सपियर के सोनेट्स भी हैं 1855 एंड 65। उसके बाद डन का भी लाइफ एंड वर्क्स है, तो लाइफ एंड वर्क्स देख लेना शेक्सपियर और डन का, टिक करते जाओ। एंड उसके बाद यूनिट 4 जो है डन का राइजिंग सन एंड डेथ बी नॉट प्राउड। सो डेथ बी नॉट प्राउड एंड राइजिंग सन, द सन राइजिंग, सॉरी द सन राइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप लोग, आई एम सॉरी। उसके बाद आता है ब्लॉक 3 जहाँ पे आता है मार्लो डॉक्टर फ्यूटस। यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर फ्यूटस वाला जो स्टोरी है उसी से आई गेस स्टार्ट हुआ था, गुड एंजल और बैड एंजल वाला। लाइक आप लोगों ने देखा होगा किसी मतलब सीरियल वगैरह में, एक्चुअली एक इंसान होता है, उसके साइड में एक बुरा परी होता है, एक अच्छा परी होता है। अच्छा परी अच्छी बातें करता है, बुरा परी उसको गलत सलाह देता है एंड ऐसा कुछ होता है, तो मैंने देखा है बहुत जगह। सो आई गेस यहाँ पे भी वैसा कुछ देखने को मिलेगा, गुड एंजल एंड बैड एंजल। उसमें मार्लो का लाइफ एंड वर्क्स देख लेना। उसके बाद टेक्सचुअल एनालिसिस, उसके बाद थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव मोस्टली आता है हर एक चैप्टर का, इसका नहीं। उसके बाद ब्लॉक 4 है, ओके ये है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14 to 17 सेंचुरी, ये सारा जो ब्लॉक्स में बताइए, आई एम सो सॉरी मैंने बताना भूल गई थी। उसके बाद ब्लॉक 4 है शेक्सपियर मैकबेथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो उसका पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैकबेथ पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद आएगा मैकबेथ क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज, इसमें भी क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार, रीड एटलीस्ट कर लेना। उसके बाद अगर इंटरेस्टिंग ना लगे तो दोबारा भले मत पढ़ना, पर पता होना चाहिए क्या है उसमें। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्टडीज़,
उसमें आएगा ब्लॉक 1 में एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। उसके बाद ब्लॉक 2 है नेचुरल रिसोर्सेज। ब्लॉक 3 है एनवायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स। उसके बाद ब्लॉक 4 है प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में जानना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ब्लॉक। एंड बाकी सब तो आई गेस हम लोगों ने जोग्राफी में पढ़ा होगा पहले ही, फिर भी एक बार रीड कर लेना क्योंकि बचपन में पढ़ा था। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। उसका ब्लॉक 1 जो है अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। सो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन में जो ब्लॉक इंट्रोडक्शन है, उसके पहले कोर्स इंट्रोडक्शन है, उसके बाद यूनिट 1 है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल विलेज इन द सेंस के लिए कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इतना बड़ा ग्लोब जो है एक छोटा सा विलेज बन गया है, क्योंकि हम लोग हर जगह की खबर रख सकते हैं, हर चीज़ की मतलब हर चीज़ मतलब एक छोटे से एक एरिया में आ गया है, लाइक एक छोटा सा विलेज कह सकते हैं, तो उसकी वजह से इसको ग्लोबल विलेज कहा गया है। और डिटेल में पढ़ लेना क्योंकि मैं एकदम से बोल रही हूँ। उसके बाद यूनिट 3 है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस आता रहता है। ब्लॉक 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। सो ब्लॉक इंट्रोडक्शन, यहाँ सबसे पहले ब्लॉक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फिर यूनिट 1 है इनफॉर्मल इंटरप्रिटेशन फंक्शंस। उसके बाद यूनिट 2 है मेकिंग इंक्वायरीज और आस्किंग क्वेश्चंस। उसके बाद यूनिट 3 है ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग। एंड यूनिट 4 है प्रेजेंटेशन स्किल्स, एसेंशियल्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। सो एक्चुअली मैं ये बताऊँ ना तो ये पूरी यूनिट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली इनफॉर्मल इंटरपर्सनल फंक्शंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ग्रुप डिस्कशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ब्लॉक 3 रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है मोस्टली यूनिट 1 जो है रीडिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा आता है। यूनिट 2 है वोकेबलरी डेवलपमेंट, वो भी आता है। यूनिट 3 है द राइटिंग स्किल्स सम बेसिक गाइडलाइंस। उसके बाद यूनिट 4 है द लैंग्वेज फॉर्मल लेटर्स। सो ये सारी चीज़ें आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, प्लस एटलीस्ट एक बार रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा जेनेटिक इलेक्टमेंट, जहाँ पे हम लोगों का पहला जो था वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सो यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। सो ब्लॉक 1 जो है इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे यूनिट 1 जो है मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर। उसके बाद यूनिट 2 है हज़ार्ड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज़, वहाँ पे आप लोगों को हज़ार्ड रिस्क और वल्नरेबिलिटी तीनों को डिफाइन करना आना चाहिए। उसके बाद नेचुरल एंड मैनमेड डिज़ास्टर्स, सो नेचुरल डिज़ास्टर्स और मैनमेड डिज़ास्टर्स के बारे में डिफरेंस वगैरह देख लेना। एक टेबल शायद बना लेना, टाइप का एक टेबल बना लेना, या फिर गूगल कर सकते हो, टेबल वगैरह होता है जिसमें छोटा छोटा लिखा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद डिज़ास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्लॉक 2 है डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल आर्ग्यूमेंट। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स और पॉलिसीज़ वगैरह। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल एंड फोकस ऑन प्रिपेयर्डनेस प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। सो ये इसकी एक साइकिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है मुझे लग रहा है। डिज़ास्टर रिलीफ एंड रिस्पॉन्स, उसके बाद डैमेज असेसमेंट, उसके बाद इनहेबिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिकवरी, ये भी आ सकता है, तीनों आर। उसके बाद ब्लॉक 3 इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ास्टर एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है एंड डिज़ास्टर एंड डेवलपमेंट, ये दोनों भी देख लेना। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्रॉस कटिंग इश्यूज़, यहाँ पे आएगा रेलेवेंस ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़, ये वाला आ सकता है, एंड केस स्टडीज़ तो आता ही है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट केस स्टडीज़। उसके बाद आएगा जेंडर आइडेंटिटी, यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, ये दोनों मतलब जेनेटिक इलेक्टिव है, जेनेटिक इलेक्टिव है। सो यहाँ पे मतलब बहुत लोगों का ये सब्जेक्ट ही नहीं होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद लाइक कोर्स कंडक्ट्स, इसमें सबसे पहले आएगा ब्लॉक 1 जिसमें इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे यूथ कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी है, एंड उसके बाद है डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूथ। उसके बाद यूथ एंड आइडेंटिटी है ब्लॉक 2, जिसमें यूनिट 3 है सोशल फिजिकल पर्सपेक्टिव इन ऑन आइडेंटिटी। उसके बाद एजुकेशन करियर एंड पीर ग्रुप। उसके बाद यूथ कल्चर इन्फ्लुएंस एंड मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, में ज़्यादा बता नहीं रही क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। उसके बाद ब्लॉक 3 है जेंडर एंड आइडेंटिटी, जहाँ पे जेंडर यूथ आइडेंटिटी एंड सेक्सुअलिटी के बारे में है। उसके बाद यूथ आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद ब्लॉक 4 है चैलेंजेस रिलेटेड टू यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी, जहाँ पे अग्रेसिव वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ अमंग यूथ,
challenges related to work life balance equality and equity and equality। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली ये एक एक बार भी रीड कर लोगे ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा बिकॉज ये है ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट। सो ये आप देख लेना अगर आप लोगों का है तो, अगर आप लोगों ने इसे लिया है तो। उसके बाद गर्ल इज़ आस्किंग कि मुझे असाइनमेंट कैसे बनाना है, अब तक तो बन जाना चाहिए इफ़ यू आर लाइक, अभी अगर आप लोगों का डेट चल रहा है तो अभी आप जमा कर सकते हो। सो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ऐसा मतलब फर्स्ट पेज एक्चुअली ये धुंधला है, आप लोग का मतलब सर्विस सेंटर वालों से प्रिंट करवा लेना या तो खुद से कर लेना। सो यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को लिखना है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप लोगों को एक लोगो लगाना है। ओके, एक लड़की पूछ रही थी दैट्स मैं बता दे रही हूँ, मोस्टली पता होगा आप लोगों को। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर जो आप लोगों को एक मैसेज आया होगा जीमेल में, मेल में आया होगा। सो उसमें आप देख लेना, उसमें आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, नाम लिख लेना, एड्रेस लिखना है। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल, वो भी आप लोगों को जिस प्रोग्राम में कर रहे हो। उसके बाद कोर्स टाइटल, जिस कोर्स में आप लोगों ने बनाया है लाइक जो असाइनमेंट है उसका कोड लिखना है। उसके बाद रीजनल सेंटर कोड, वो भी आप लोगों को दिया होगा उसमें मेल में जो आया था, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, रीजनल सेंटर कोड एंड स्टडी सेंटर कोड। उसके बाद फ़ोन नंबर भी लिखना है। उसके बाद फिर ईमेल आईडी लिखना है। और उसके बाद फिर डेट और सिग्नेचर करके आप लोगों को ऐसा ही करके करना है। आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, इसको ऊपर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस ये सीक्वेंस में होगा ना तो देखने में अच्छा लगेगा, बस यही है। और उसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है लाइक जिस भी सब्जेक्ट का आप बना रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर अटैच करना है। उसके बाद फिर जो भी आप लोगों ने आंसर्स लिखा है, क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिखा है, सो वो आप लोग एक साथ ऐसे अटैच करते जाना। एंड या कोशिश करना कि सारी पेपर सही से हो। एंड स्टिक वाली फाइल यूज़ मत करना क्योंकि वो फिर निकल सकता है पेजेस, तो कुछ और फाइल यूज़ करना जिसमें अटका रहे। एंड या आंसर लिखने के बाद 3-4 लाइन छोड़ देना जिससे कि रिमार्क देने में ईजी हो। एंड कोशिश करना कि खुद से लिखने की, या फिर गूगल से हेल्प ले सकते हो। पर एक्चुअली जब आप सर्च करोगे ना तो मोस्टली आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इलीगल चीज़ें मिलेंगी जो एक्चुअली ऐसा बोलेगी कि लाइक आप लोगों को पूरा लिख के उन लोग ना मेल कर देंगे पूरा बना बनाया प्रोजेक्ट। सो वो आप मत करना, आप खुद से लिखना, अपने हाथ से लिखना। एंड गूगल से हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी थोड़ी सी भी, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था, आई एम सो सॉरी कि मैंने इतना लेट करा है, बट इट्स ओके, होता है कभी कभी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मैं अटकी होंगी तो मुझे माफ़ कर देना, एंड मैं स्पीड बोलना थोड़ा कम करूँगी, थोड़ा कम स्पीड में बोलने की कोशिश करूँगी। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कल मैं लेट अस सम अप वाला सेक्शन लेकर आऊँगी, एंड उसके बाद हम लोग उस सेक्शन को ख़त्म करके फिर अगले यूनिट में बढ़ेंगे। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।